नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। चीन एक बड़ा देश, भौगोलिक लिहाज से भी और आर्थिक सामरिक ताकत के लिहाज से भी। लेकिन चीन को यह अचानक क्या हो गया है? भारत ये रूटीन जुबानी हमले वो क्यों कर रहा है भारत पर? ये पड़ोसी मुल्क चीन किस कुंठा का शिकार हो गया है? अब तो हद ही हो गई है। चीन एक व्यक्ति को भारत चीन के बिगड़े रिश्तों के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहा है और ये नाम है अजीत डोभाल का, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्या चीन डोभाल और उनकी रणनीति से डर रहा है, या सिर्फ डोभाल पर ठीकरा फोड़कर चीन कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत से फिर से सामान्य रिश्ते की चाहत रखता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि साम्यवादी चीन पिछले कुछ साल से जिस पूंजीवाद सोच का शिकार हो चुका है, उसमें भारत से झगड़े की कोई गुंजाइश बरकरार नहीं है। आज बहस इसी मुद्दे पर। डोकलाम पर चीन के रुख में अब थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। डोभाल की चीन यात्रा से विवाद सुलझने की उम्मीद बढ़ी है। चीन ने कहा है कि डोभाल के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। डोकलाम विवाद से शुरू हुआ, कभी धमकियों में तब्दील हुआ तो कभी युद्ध की तरफ बढ़ा। इन सब के बीच चीन ने अब कहा है कि ये जो कुछ हुआ है या हो रहा है, उन सब के पीछे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का माइंड गेम है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सीमा पर चीन और भारतीय सेना के गतिरोध के पीछे डोभाल ही हैं और भारतीय मीडिया ऐसा माहौल बना रहा है कि जैसे उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच सब ठीक हो जाएगा। चीनी सेना इतनी कड़ी कार्रवाई कर सकती है जो भारतीय सरकार और सेना सोच भी नहीं सकती। हमें नहीं लगता कि भारत चीन के साथ सैन्य संघर्ष के लिए इच्छुक और तैयार है। अगर भारत इस रास्ते को चुनता है तो चीन अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। नई दिल्ली को इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। बीजिंग इस बात पर अड़िग रहा है कि दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत तभी होगी जब भारतीय सेना बिना शर्त पीछे हट जाए। चीन पर अमेरिका भी बातचीत का दबाव बना रहा है और धीरे धीरे चीन के रुख में नरमी भी दिखी है। डोभाल 27 जुलाई को एनएसए स्तर की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग जाएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकांग ने कहा है कि डोभाल और स्टेट काउंसलर यांग जेची के बीच वार्ता का दरवाजा खुले होने के बारे में वो पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिक्स एनएसए की पहले की बैठकों में अधिकारियों ने द्विपक्षीय बैठकें की हैं। तो ना कहते हुए भी चीन ने ये संकेत दे दिया कि दोनों देशों के एनएसए के बीच बातचीत हो सकती है। इन विवादों के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को इसी महीने जन्मदिन की बधाइयां दे चुके हैं। ऐसे में डोभाल की यात्रा से विवाद सुलझने की उम्मीद बढ़ी जरूर है। सागर गुप्ता, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। देश देख रहा है कि परिस्थितियां बन क्या रही हैं और डोकलाम को लेकर किस तरह से भारत और चीन आमने सामने है। लेकिन एक नाम जो चीन ले रहा है, क्या अब लगता है कि चीन इस नाम से घबराने लगा है, या उनकी रणनीति इतनी कामयाब हो गई है जिसको लेकर भारत का पक्ष मजबूत हो गया है? और वो नाम है अजीत डोभाल, एनएसए। और इन परिस्थितियों में क्या भारत की भूमिका अहम हो जाएगी? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में। नरेंद्र तनेजा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवनी ठाकुर, प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ईस्टर्न एशियन स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद खान साहब अब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा रवनी ठाकुर के पास। आप प्लीज हमें जरा ये समझाइए, अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसको लेकर चीन पहली बार मुखर हुआ है कि ये सब कुछ जो हो रहा है दो देशों के बीच, ये ऐसे देश हैं जो सामरिक तौर पर भी एक दूसरे को टक्कर देते हैं, पॉपुलेशन भी इनकी बड़ी है और बाजार तो पूरे विश्व के लिए खुला हुआ है इन दोनों देशों का। और अगर इन दो देशों के बीच तनातनी है तो विश्व पटल पर भी एक अलग नजर रखनी होगी, और रख भी रहे हैं तमाम शक्तिशाली देश। लेकिन अजीत डोभाल को लेकर जो चीन ने पहली बार कहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें स्थिति को गंभीरता से ही लेना चाहिए, क्योंकि चीन ने साथ साथ ये भी कह दिया है कि ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बॉर्डर की बात करने की जगह नहीं है।
वो एनएसए को इस बार चीन इसलिए वेलकम कर रहे हैं इस बार, ये नहीं कि उनका हिंदुस्तान की पोजीशन की तरफ नरमी आ गई है, बट एनएसए को वो एज ब्रिक्स मीटिंग ऑफ एनएसए में वेलकम कर रहे हैं। तो उनके ग्लोबल टाइम्स में ने इसको भी स्पष्ट किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान को ये समझ आना चाहिए कि ये जो बॉर्डर पे हमारी जो तनाव चल रहा है, इसके ना केवल बायलैटरल कारण है, इसके इंटरनेशनल कारण भी हैं, और ये दो हैं। एक तो चीनी जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज हैं वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान का ज़्यादा अमेरिका के साथ मेल हो। चीन अब भी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप रखना चाहता है, हालांकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका के साथ उनकी टेंशन बढ़ रही है, तो लेकिन हिंदुस्तान इंडिया एज अ स्विंग स्टेट वो नहीं चाहते हैं कि हम बिल्कुल अमेरिका के साथ हों। दूसरी बात यह है कि इंडिया उनके लिए एक किस्म की रुकावट भी बन गई है जहाँ तक रीजनल एक्सपेंशनिज्म की बात है, क्योंकि खासकर जब ओबॉर को लिया जाए, इंडिया एकमात्र देश है रीजन में जिसने ओबॉर को कबूल नहीं किया है, और जिसने दुनिया को भी बताया है कि ओबॉर एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट नहीं है, बल्कि चीन की बायलैटरल, हर मुल्क के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट है। तो इससे अगर हिंदुस्तान ना भी हिस्सा ले, इसका ये माने नहीं है। तो इन सबको भी नजर रखना चाहिए। फाइनल बात यह है कि चीन को ये नहीं पसंद आया कि पहली बार हिंदुस्तान ने भी दिखाया है कि वो अपने एलाइज को डिफेंड करने के लिए तैयार है। चीन तो हमेशा हमें बताता रहता है कि पाकिस्तान उनका कितना अच्छा दोस्त है और हम पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। तो ये पहली बार है कि भूटान की इनविटेशन पर हिंदुस्तान ने ये कदम खुद नहीं लिया, और चीन को ये समझना चाहिए ये भूटान की इनविटेशन ने हमने आगे कदम लिया है, क्योंकि चीन को आदत है दुनिया को फेट अकॉम्प्ली बनाने की। वो सड़क बना के फिर कहेंगे ये हमारा ऐतिहासिक हिस्सा है। बिल्कुल, धीरे धीरे जो क्षेत्र हैं उसको कब्जाने की एक रणनीति भी रही है, संभल के जी संभल के डिप्लोमैटिक तौर तरीके भी जारी रखने चाहिए, और अपने बॉर्डर को भी स्ट्रेंथन, कूटनीति भी, और एक तरह से डराने की स्थिति में भी चीन रहता है। यानी हर जगह सिर्फ चीन अपनी रणनीति के हिसाब से चलना चाहता है। नरेंद्र तनेजा जी भी हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन सरकार का पक्ष भी रखेंगे। और नरेंद्र जी, सबसे पहले तो इस सरकार को मुबारकबाद मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रैटेजी आगे बढ़ रही है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर रही हो, चाहे चीन को लेकर रही हो, या फिर उन तमाम देशों से जिससे हमारी जो निकटता थी वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब बाजार के जरिए भी समझने की बात है, हथियारों के जरिए भी समझने की बात है। चीन को लेकर अजीत डोभाल एक ऐसा फॉर्मूला लेकर सामने आए हैं। हालांकि उनके नाम को लेकर इतनी तरजीह इसलिए मिल रही है क्योंकि चाइना ने पहली बार अपने नेशनल कॉलम में यह लिखा है कि अजीत डोभाल की वजह से इन दो देशों के बीच की तनातनी है। क्या आपको लगता है कि वजह सही है या फिर चीन की छटपटाहट है? देखिए, पहली बात, देखिए हमको मुबारकबाद का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमारी सरकार है, जनता ने हमको चुना है, हमारी जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपना काम कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और जहां तक चाइना की बात रही, मुझे लगता है ये जरूरी है कि हम ये बात देखें कि चाइना कि जो ऑफिशियल प्रवक्ता क्या बोलते हैं और वहाँ के अखबार क्या लिखते हैं। अब ग्लोबल टाइम्स जो है वो बहुत सी बातें लिखता है, क्या हर बात वहाँ की सरकार का है? मुझे लगता है थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो कोई वहाँ पे फ्री प्रेस तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल टाइम्स को अगर आप इतिहास देखें तो बहुत सी चीज़ें तमाम देशों के बारे में लिखता रहता है। तो अब ये कहना है कि वो चीन वो कह रहा है, मुझे लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं एक लाइन आती है। कुछ बातें सच हो सकती हैं, कुछ बातें जो हैं जो उनमें कॉलम लिख रहे हैं उसमें एकेडमिक्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनके अपने विचार भी हो सकते हैं। लेकिन हम देखिए, चाइना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है भारत के साथ, और चाइना का जो मीडिया है वो तो सरकारी नियंत्रण में है। भारत का जो मीडिया है, भारत की यूनिवर्सिटीज है वो खुली हैं, हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, फ्री टेलीविजन है, सब कुछ है, और चाइना इसको अच्छी तरह समझता है। अब जैसे ग्लोबल टाइम्स हमारे यहाँ हाउस होल्ड नेम होता चला जा रहा है ना, क्योंकि वो हमारा मीडिया उसको बार बार कोट करता है। तो उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और हमारे यहाँ जो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, उसका वो फायदा उठा रहा है। उसको यूज करके हमारे देश के अंदर एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है कि चीन ये कर देगा, चीन वो कर देगा, वो इतनी ताकत है, हमारे एनएसए के बारे में ये कर रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों पर ज्यादा आपके दर्शकों को भी हमको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चीन अगर ताकतवर मुल्क है तो भारत भी ताकतवर मुल्क है। भारत सक्षम है
कि अपनी पूरी सुरक्षा कर सकता है। और भारत किससे दोस्ती करेगा, अमेरिका से करेगा, ऑस्ट्रेलिया से करेगा या चीन से करेगा, ये हमारी मर्जी है, हम अपने हिसाब से करेंगे। हमें चीन की कतई इस मसले में जो है परवाह नहीं है। हमारा अपना क्या नजरिया है, हमारे राष्ट्र हित में क्या है, ऐसे हमारी दोस्ती होंगी और ऐसे हमारे अलायंसेज होंगे। 2012 का बिल्कुल क्लियर एग्रीमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी चाइना और भारत और भूटान के बीच में। चाइना ने उसका उल्लंघन किया, हमने जाकर के वहां पे अपना पैर खड़ रखा है, अंगद का पैर है वो। हमने कहा यहाँ पे आप नहीं बना सकते। भारत की अब वो हमने अपनी जो हमारी सिक्योरिटी है हमने उसको लेकर के किया है। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, मैं आपके दर्शकों से भी, कि भारत सक्षम है, हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना जानते हैं, हमारा पूरा हर तरह का नजरिया है। और जो चाइना जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है हमारे मीडिया में हड़कंप मचा करके, हमें इसके मीडिया में कोई हड़कंप नहीं है, मीडिया में कोई हड़कम नहीं है नरेंद्र जी। इन परिस्थितियों में क्योंकि चाइना चाइना जिस मामले को लेकर, सुनिए हम इसको सेंसराइज नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए, एक ब्रैकेट सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आप मीडिया को लेकर इस शब्द से सेंसिटिव मत होइए, हम घरेलू मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो चाइना ग्लोबल टाइम्स कहता है उसको लेके हम लोग चीन की आवाज रहे हैं। क्या जो भारत के अखबार का या जो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, क्या ये चीन की जनता सुन पाएगी? नहीं सुन पाएगी। चीन लेकिन इसको कोट करता है सर। तो मेरा सिर्फ ये कुछ एक तरफ नहीं, हर चीज एक तरह से नहीं है। के सिन्हा साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं विनम्र जो अभी प्रवक्ता साहब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे मेरा एक प्लीज मीडिया को कई बार जिम्मेवार थे, या मेरे को बोलने देंगी मैम? मेरा है समय। नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। आप उसको डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए। डिबेट को कृपया करके डिबेट को गलत मत ले जाइए। मैंने ये नहीं कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि हर चाइना की हर खबर हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ उसका कवरेज होता है। हम जो कहते हैं उसका कवरेज चाइना में नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये गलत है, ये गलत बात है। यदि आप फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो चाइना का सोशल मीडिया आज एब्सोल्युटली डिफरेंट बातें कर रहा है। देखिए, ग्लोबल टाइम, पीपल्स डेली, सीसीटीवी की जो बातें हो रही हैं वो एक्चुअल रीजनल जो है चाइनीज लैंग्वेज में, इवन जो उनका इंग्लिश का लैंग्वेज है उसमें दूसरी बातें हो रही हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यू है। जो मैम पहले कह रही थी, डॉक्टर साहिबा जो कह रही थी बातें, उसमें एक बात तो कह गई, वो ठीक कह गई कि चाइना का जो जद्दोजहद आज के दिन में है वो एक रीजनल पावर की तरह उभरना चाहता है। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा उसको जो दिखाई देता है वो भारत है। उसका कारण ये है, भारत की आज के दिन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात मैं अभी बताऊंगा एक सर्वे के बारे में। आज के दिन में जो रिपोर्ट है, भारत की इकॉनमी 7.1 है, जब चाइना का ऑलरेडी स्लो डाउन होकर 6.7 में आया है। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है उसमें 2025 तक चाइनीज इकॉनमी 4.41 जाने वाली है, इंडिया 7.72 जाएगा। देखिए, इसके अंदर में जो चाइना ने उन्होंने कहा वन बेल्ट वन रोड, वो उनकी एक स्ट्रैटेजी है, स्पेशली महत्वाकांक्षा है ये जो उनके प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग साहब का, जिसमें वो देखते हैं नरेंद्र मोदी को भी एक बहुत बड़ा रोड़ा। वो देख रहे हैं कि यदि ये वन बेल्ट वन रोड, जिस तरह से वो सिल्क रूट की बात करते हैं या मैरीटाइम रूट की बात करते हैं यूरोप के अंदर में, वो अपने इकॉनमी को 2.4% बढ़ा पाएंगे। उसके अंदर में देखिए, ये कहना कि डोवाल साहब आज के दिन में एनएसए हैं, आज के दिन में 133 करोड़ जनता जो है वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आज तो वर्ल्ड मान रहा है। केवल जो डॉक्टर साहिबा ने ये कहा कि शायद चाइना घबरा गया है कि हम अमेरिका की तरफ लीन कर रहे हैं, नहीं, अमेरिका हमारी तरफ लीन कर रहा है। मैम प्लीज अंडरस्टैंड। आप देखिए, जो पहला मिलिट्री बेस जो बन रहा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, जहां पेंटागन का सबसे बड़ा, we shouldn't get carried away with how much America is leaning नहीं, towards us, absolutely, sir. India is going on own strength, ma'am. Please understand this. Please understand. देखिए, देश की जनता सुन रही है, प्लीज अंडरस्टैंड। आज के दिन में जो भारत है 2017 में, जनता को भी बता रही हूँ कि हमको अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, किसी और देश की, हम हैं, और स्पेशली जो कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री जो उसके पावर है ऊपर देश नहीं का, निर्भर होना जिसके चाहिए। अंदर में इकोनॉमी, मिलिट्री और लीडरशिप, उसको comprehensive हाँ, national और path जियो कहते हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया,
ये हमारे को आने वाले सदी के अंदर में कहां पहुंचाएगा यदि हमारे लीडरशिप इस चीज को समझ रहे हैं। और अजीत डोभाल साहब जब उनका नाम आता है, चाहे वो देखिए डोकलाम के अंदर में इनिशिएट चाइना ने किया है, वो आया है जब हमारे जो हम प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे 6 जून को। आप मीडिया में तो 15 जून के बाद ये जोर पकड़ी है। यदि आप जियो स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट हैं, इस चीज को ध्यान दे रहे हैं, तो आप देखिएगा ये जो 2 बंकरें उड़ाई थी डोकला में, चाइना ने किया था। वहां संगरे उड़ाते हैं और उन्होंने इनिशिएट किया है। वो आए हैं डोकलाम में। डोकाला, यदि आप जियो स्ट्रेटेजिक समझते हैं डोकाला का, जो बटांगला का इलाका है जहां पर एक्चुअल ट्राई जंक्शन है और जहां पर अभी बातें हो रही हैं जाम फेरी रिज के ऊपर, ये 2 चीज हैं। इसको शायद मेरे ख्याल से ये डिबेट के अंदर 5 मिनट में समझना लोगों को मुमकिन नहीं है। लेकिन परिस्थितियां आज जो बन रही हैं, ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है इंडिया का। देखिए आज के दिन में डोभाल साहब इस चीज को समझते हैं और उनको समझाया जा रहा है। उनको जो भी स्ट्रैटेजी को समझते हैं हमारे लोग, जो इंस्ट्रूमेंट हैं नेशनल पावर के, वो समझा रहे हैं स्ट्रैटेजी को कि देखिए चुंबी वैली के अंदर उसने जो 62 के बाद 1967 में हिमायत की थी इसी डोकलाम के ऊपर में, उसमें मुंह की खानी पड़ी थी। 70 जवान इंडिया के मारे गए थे, चाइनीज के 800 जवान। यदि इस इलाके में कुछ भी दुस्साहस करेगा तो वो चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, मोहम्मद खान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब। माउथपीस अगर चाइना का कुछ कह रहा है, किसी एक शख्स का नाम ले रहा है, तो उस परिस्थिति को समझना होगा, क्योंकि अगर सोशल मीडिया की भी बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया किस तरह से पूरे मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, उसका जवाब भी उसी माउथपीस के जरिए दिया जाता है। दिनेश वासवानी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरह से इस वक्त हमारी सरहदों को लेकर हमारी सरकार जिस रणनीति पर काम कर रही है, वो रणनीति बेहद अहम है और सभी दलों को मिलकर साथ देना चाहिए, जो दिया भी जा रहा है? संतोष जी, देखिए, जहां तक तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें एक मत है कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके सब एक मत में हैं और इस बात को भी सब एक मत है कि भारत को एक मजबूत देश ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि अपनी रक्षा के रूप में भी बनना चाहिए और हर देशवासी ये चाहता है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। समस्या वहाँ पे आती है जो हमारी सर्वमान्य विदेश नीति थी, उसमें सर्वमान्य विदेश नीति में मोदी जी जो इजराइल जाते हैं और बार बार अमेरिका जाते हैं और मिलिट्री एक्सपर्ट साहब जो कह रहे थे कि अमेरिका और मेरी ओर झुक रहा है, मेरी समझ में तो कहीं दिख नहीं रहा कि अमेरिका हमारी ओर कहाँ झुक रहा है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप चाइना और पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहते हैं। देखिए आपकी लेफ्ट लीनिंग चाइना की तरफ है। कर्नल साहब एक बार आप सुन लीजिएगा, कर्नल साहब एक बार सुन लीजिएगा। कर्नल साहब हूँ, कर्नल नहीं हूँ। आप जो लाइन ले रहे हैं अच्छी तरह समझता हूँ बीजेपी की। अच्छा, नहीं, मैं बीजेपी का कोई नहीं, मैं किसी मैं तो देश के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए आप बरगलाइए मत। आज के दिन में पूरे वर्ल्ड के अंदर में सुन लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, पूरी बात तो बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आपको पूरा अधिकार है मुझे कंट्राडिक्ट करने का, आपको पूरा अधिकार है और ये जनवाद है। तीसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम युद्धवादी उन्माद के सख्त खिलाफ हैं। हमने 1962 में चीन के आक्रमण का विरोध किया था कि चीन ने गलत किया है भारत में आक्रमण करके, और ये बात हमने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को साफ कह दी थी कि आपका भारत पे आक्रमण एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, हम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। तीसरी बात मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार का जो संतुलन है, वो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वो चीन के फेवर में ज़्यादा है, ना कि भारत के फेवर में ज़्यादा है। चीन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत की मार्केट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट है, चीन भी इस बात को वो जानता है। दूसरी बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए कि भारतीय जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें सबसे बड़ा असर अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो हमारी जो मेडिसिनल सॉल्ट है, मेजर सॉल्ट, जो मौलिक साल्ट हैं, उसका 75 या 80% शायद चीन से आता है। और अगर हम दूसरे पूंजीवादी देशों से मंगवाएंगे तो वो तिगने दामों पे मिलेगा हमें, उसका बहुत बड़ा दवाइयों के दाम पे असर पड़ेगा। और भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले ही बहुत पिछड़ा है, गरीबों को स्वास्थ्य यहाँ अभी भी नहीं मिल पाता है, सब जानते हैं।
और इत्तेफाक से इस सरकार की नीति 5 सितारा हॉस्पिटलों की ओर ज़्यादा जाती है, निजीकरण की ओर ज़्यादा जाती है सरकारी स्वास्थ्य के बजाय। इसलिए आप देखिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी खोलने की इजाज़त दे दी। चौथी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान, देखिए आप किसी भी देश की टेबल पे बैठ के, ये युग वो नहीं है कि आप टेबल छोड़ के पहले युद्ध की ओर भाग लें। पहले टेबल पे जाइए, टेबल पे ना हो आपको मजबूरी में युद्ध करना पड़ेगा तो हर देश अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा और करनी भी चाहिए, और हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी लड़ेंगे उसमें से। 70 साल से टेबल पे बैठे हैं हम लोग। नहीं, अब समस्या है उस पर नहीं जाएंगे। चीनी मीडिया की जहां तक समस्या है, चीनी मीडिया की, चीनी मीडिया की जो, और यहाँ भारत में जनवाद है, यहाँ सब जानते हैं कि मीडिया क्या कर रहा है। ये युद्धवादी उन्माद जो तैयार किया जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आम जनता का महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी के फेलियर, चलिए हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। मोहम्मद खान साहब को भी जोड़ लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षकों को, मोहम्मद खान साहब, विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग नहीं, ये अलग चीज है सर, ये बिल्कुल डिफरेंट है सर। हम लोग टॉपिक पर रहेंगे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए कितने सब कुछ ने फैक्चुअल बातें सबने कही हैं, और प्लीज हम इस टॉपिक से डेविएट नहीं होंगे। मोहम्मद खान जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मोहम्मद खान साहब, जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, अजीत, मुझे बताइए ना कि ये बातें तो हैं ना। अजीत हम रखेंगे सर। अजीत डोभाल जी का नाम सामने आया, उसके बाद जो भारत की जो रणनीति है, कूटनीतिक है या फिर सामरिक तौर पर हम लोग जो चीन को जवाब दे रहे हैं, उसमें हम सक्षम हैं, और एक तरह से चाहे हमने सैनिक ही क्यों ना डिप्लॉय किए हों, बातचीत का भी तो मार्ग खुला हुआ है ना, इसमें गलत क्या है? जी नहीं, कोई गलत नहीं है संतोष जी। सबसे पहले तो एक बात समझना ज़रूरी है, चाइना जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और अपनी जनता को पेश करती है, वो एक उनका पावर कंट्रोल करने का जरिया है। अभी इस हफ्ते की इकोनॉमिस्ट मैगजीन में किसी ने चिट्ठी लिखी थी चाइना से। मैं जानता हूँ तनेजा साहब इकोनॉमिस्ट के नाम सुन के थोड़े नाराज़ होंगे क्योंकि उनके पक्ष में ज़्यादा बोलती नहीं है, मगर उन्होंने उसमें जो चिट्ठी आई थी उसमें किसी ने बोला था कि स्टेट तय करता है कि हम क्या खबरें देखें, स्टेट तय करता है हम इंटरनेट पे कौन कौन सी वेबसाइटों पे जाएं, स्टेट तय करता है कि हम लोग जब आपस में कम्युनिकेट करें तो उसके टर्म्स क्या हो। चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है जिन्हुआ, जो उनकी मेन न्यूज़ एजेंसी है जो सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती है, वो ऑब्वियसली चाइनीज़ एजेंडा परपेचुएट करेगी। और ये जो उनका तरीका है किसी एक अफसर को नाम देके ऐसे पॉइंट आउट करने की कोशिश, ये मिस्चीवियस है, ये जानबूझ के किया जा रहा है शैतानी के तौर पे। और चाइना, कोई आपकी पैनलिस्ट कोई बोल रही थी पहले और मैं सुन रहा था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था डिबेट, बट मैं सुन रहा था कि कोई फेट कंप्लाई की बात कर रहा है। चाइना बड़ा डीवियस है इन स्ट्रैटेजीज को लेके, और बड़ा सही बोला था उन पैनलिस्ट ने कि चाइना बना देती है चीज़, पहले अपना क्लेम पहले स्टेक कर देती है और फिर बोलती है जी ये तो हमारा था ही पहले से। आप चाहे जापान में देख लें, सेंकाकू और डियाओ आइलैंड्स है, वो आइलैंड्स जापान भी उन्हें अपना मानती है, चीन भी उन्हें अपना मानने लगी, अनऑक्यूपाइड आइलैंड्स है, मगर एकदम से चीन ने उस पर भी इंपीरियलिस्ट एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया उसके प्रति, और अमेरिका को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो देखिए चीन एक ऐसी नेगेटिव फोर्स है और एक ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स है जो किसी को जवाब, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं मानती, वो नहीं मानती वो किसी को जवाब देना है उसे। तो मुझे लगता है जनरल के सिन्हा भी बोल रहे थे पहले, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस की जरूरत है। और जिन शब्दों में के सिन्हा साहब ने बयान किया कि उसकी अहमियत क्या है उस चिकन नेक की, कि जब यू कैन सी द रेशियो कि उनके जब इतने सारे सोल्जर्स फनल थ्रू करके आते हैं तो उनके लिए लॉसेस स्ट्रेटेजिकली हायर हो जाती है, इसलिए वो उसे पकड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उनकी ये नीयत अभी खराब हुई है। हमारी सरकार को ये बात समझना चाहिए, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिसमें हम चाइना से लड़े, क्योंकि अभी हमारी समालोचना, देखिए ऐसे वक्तों पे हम आलोचना नहीं करते, आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं तनेजा साहब, भेज रही है नरेंद्र तनेजा साहब एक पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। जी नरेंद्र जी, जी बस मैं एक आ रहा हूं मैम आपके पास, तनेजा साहब मैं बस ये कह रहा हूं, तनेजा साहब मैं बस एक बात कंप्लीट कर दूं, हमें लग रहा है मिक्स्ड मैसेजिंग आ रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, वहां प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसा एहसास दिलाते हैं दैट एवरीथिंग इज ओके, बिजनेस एज यूजुअल है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे सिपाही बेचारे बॉर्डर पे लड़े और उनकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों की मिक्स्ड मैसेजिंग है यहाँ पे और वो हमें समझ नहीं आ रही। तनेजा साहब नहीं, देखिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने टर्न से हम लोग बोले तो अच्छी बहस होगी, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा।
देखिए खान साहब ने मैं खान साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं और उनके माध्यम आपके दर्शकों को भी कि हमारी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी है सरकार की चीन को लेकर के, और बहुत ही जो डिप्लोमेट्स अपना काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेट्स अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस वाले बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं और फौजें अपना काम कर रही हैं। अच्छा, चाइना जो है वो हमारा लंबा उनके साथ बॉर्डर है और हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे हम साथ साथ मेंबर भी हैं, यूएन के अलावा ब्रिक्स में भी हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं और भी कई ऐसे संस्थान हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है वो क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो बॉर्डर का इशू डोकलाम का आया, उसको लेकर के भारत की स्पष्ट नीति है। अब ये चाइना का नाम लेकर के, चाइना का नहीं, चाइनी मीडिया का नाम लेकर के उसके बारे में बातचीत करना, इसमें शरारत है, हमको समझना चाहिए। समझ रहे हैं। अच्छा सुनिए, सुन लीजिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल दीजिए। सर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, उसके बाद अच्छा रहेगा जी। अब प्लीज कंप्लीट कर तो आप मुझे उसके बाद कंटिन्यू करने का मौका दें। मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं तो मुझे तो नहीं आप बोलने देंगे, तभी ऐसे नहीं होगा कि बीजेपी को आप 1 मिनट दें, बाकी लोग 10 मिनट बोल रहे हैं, तो ये अनफेयर है। ठीक है सर, एक ब्रेक लेके आते हैं। करना चाहते हैं तो फिर आप छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नरेंद्र जी, आप मुझे समय दीजिए। नरेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक हम यार ले रहे हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। चीन की रणनीति क्या रही है, ड्रैगन की रणनीति क्या कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। छोटे छोटे देशों को आप नाम लेते जाइए, म्यांमार का नाम लीजिए, भूटान को लेकर जो परिस्थिति अब बरकरार है, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान को लेकर कहां बात अटकी हुई है। लेकिन चीन की जो एक सोच है, एक सामरिक सोच है, व्यापारिक सोच है, या फिर अपनी ताकत दिखाने वाली सोच है, वो अब भारत के लिहाज से कितनी मजबूत है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नरेंद्र तनेजा साहब ब्रेक से पहले बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे, उसमें एक छोटा पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा सर। मैं सबको बराबर का मौका देना चाह रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करें कि सब अपना पक्ष रखें। छोटे छोटे देश, श्रीलंका से क्या प्रॉमिस किया था चीन ने, उसको ब्रेक किया। पाकिस्तान को लेकर क्या परिस्थिति है, अंदर के वो अपनी अलग राजनीति है, रणनीति है। बर्मा के साथ क्या रहा, भूटान के साथ क्या रहा, ये सब परिस्थितियां चीन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है जब उसके रणनीति को हम समझेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमको जो असली मूल बात क्या है, चीन का पूरी कोशिश ये है कि पूरा जो एशिया है, क्योंकि अब उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, फौजी ताकत उसको लगता है उसकी बहुत बड़ी हो गई है, एरोगेंस चाइना में आ चुकी है, उनकी भाषा से लगता है आजकल। तो चाइना की यह कोशिश है कि आप पूरा एशिया जो है वो उसके डोमिनेंस में आ जाए, अर्थात पूरे एशिया का, हम जिसको बोलते हैं आम भाषा में कि पूरे एशिया का दादा जो है वो चाइना हो जाए और बाकी देश जो है उसकी गुलामी करें। भारत को मंजूर नहीं है, हमारी भारत को यह बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है, जापान को मंजूर नहीं है, रशिया को मंजूर नहीं है, अमेरिका को मंजूर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को मंजूर नहीं है, इवन छोटा सा देश सिंगापुर को उसको वो मंजूर नहीं है, वियतनाम को मंजूर नहीं है। तो लिहाजा क्या है, ये सारे देश जो है कहीं ना कहीं चीन से परेशान है। अच्छा, और उसमें हम तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन चीन को यह पता है अगर कोई एशिया में ताकत है, कोई ऐसा देश है जिसमें क्षमता है, जिसकी आबादी बड़ी है, जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, जिसके बाद अनुभव है, टेक्नोलॉजी में आगे है, वो भारत है। अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। चाइना जानता है इस बात को, लिहाजा चाइना ने क्या कर रखा है, पाकिस्तान को छोड़ रखा है। पाकिस्तान को इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो हरकत करता है उसके पीछे चाइना होता है, वो चाइना का बड़ा ग्रैंड प्लान होता है, पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट करता है सिर्फ आकर के, लेकिन गेम वो चाइना। हम जानते हैं इस बात को, हम जानते हैं। तो इसीलिए और ये जो सारा जो जंग है ये आने वाले लंबे समय तक चलनी है। आज हम सत्ता में है, कल कोई और पार्टी होगी। नहीं, सत्ता की तो लड़ाई है ही नहीं, ये देश के साथ लड़ाई है। बिल्कुल, ये देश। एक आखिरी पॉइंट, इसलिए जरूरी है, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता खान साहब को सुन के अच्छा लगा। जरूरी यह है कि जहां तक ऐसी बात हो, चाइना हो या पाकिस्तान, हम सबको एक आवाज में बोलना है। और यह जरूरी है कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चाइना कर रहा है, हम उसको मात दें, शिकस्त दें, सब मिलकर शिकस्त दें। रवनी जी कुछ ऐसे पॉइंट्स रख रहे थे और मैं उसके अंदर कुछ, चूंकि आप इस क्षेत्र में बहुत आपने पढ़ाई की और काम भी किया है रवनी जी, हमें यह बताइए कि जो स्ट्रैटेजी है, अब इसको हम ओपन फोरम में ले जाते हैं, हम इसको वर्ल्ड लेवल पर ले जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो। मालाबार की आप यहां पर बात करिए, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोगों ने की, उसको लेकर भी चीन की जो नाखुशी है वो कई बार सामने आई है। हम इस पूरे
फैक्ट्स को समझने के लिए डोकलाम क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या सोच बहुत बड़ी है? जी, मैं तो समझती हूँ कि चाइना के लिए एक एक इंग्लिश टर्म आता है हमें चाइना के साथ हमें हमेशा डुअल स्ट्रैटेजी खेलने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे चीन ने अमेरिका के साथ किया। अमेरिका का पूरा फायदा भी उठाया है, अमेरिकन मार्केट्स का, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का, और अपने आप को मजबूत किया है। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान बाकी मुल्कों, बाकी चीज़ों का ना सोच के अपनी ताकत को बढ़ाने का सोचे, क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा कि चीन की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर किसी ने यूज़ किया, देयर सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बहुत बढ़ गई है। चीन आज अमेरिका को चैलेंज कर रहा है साउथ चाइना सीज में, जापान को चैलेंज कर रहा है साउथ चाइना सीज में, तो इंडिया को भी अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए, मैं नथुला भी गई हुई हूँ, मैं कुंजरब पास भी गई हुई हूँ, मैंने तिब्बत और नेपाल का बॉर्डर भी देखा हुआ है, और मैं आपको बता सकती हूँ कि जो चीन की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है वो हमसे बहुत आगे है। नथुला 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मुझे 3 घंटे लग गए थे उस पास पे पहुंचने के लिए। तिब्बत से इंडिया का बॉर्डर पेचिंग से अब ओवरनाइट की ट्रेन जर्नी हो गई है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। इस पे हमें ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हम इसी चीज की तो कंपैरिजन कर रहे हैं। सिन्हा साहब, स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं तो क्या इस देश के रणनीति छोड़िए, अगर हम मालाबार जो एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका जिक्र कर लेते हैं, या फिर साउथ चाइना सी में जो बेस है जहां से भारत का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, 55% व्यापार उस हिस्से से पूरे विश्व का होकर भारत में आता है, या भारत का भी वहां से योगदान है। क्या चीन कहीं ना कहीं फोर्सफुली वहां पर इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग डोकलाम? देखिए संतोष जी, ये समझने की बात है कि जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब बात होती है, पहले एशिया पैसिफिक की बात होती थी, अभी इंडो पैसिफिक की बात होती है। ये देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर के स्टेट ऑफ मलाका का जो इलाका है, जो आपका इंडियन ओशन रीजन कहलाता है, इस इलाके के अंदर ही ये एक खाड़ी का जो देश पड़ता है। जो चाइना ये करता है, चाइना ये देख रहा है कि आज के दिन में वो उसका जो अपने इकोनॉमी पावर को जब बढ़ाना चाहता है, तो यूरोप के अंदर मतलब वो मार्केट देख रहा है। यूरोप के अंदर में मार्केट में जब आज वो जाता है तो उसको 45 दिन लगते हैं, और ये इलाके से जो कि वर्नेबल हैं, वो जो अभी आने जाता है पर्शियन गल्फ में आना चाह रहा है, स्पेशली गोदार के इलाके से या सितवे की तरफ से, तब वो देखता है कि वो उसको कट करके 10 डेज कर देगा और उसके इकोनॉमी में इजाफा करेगा 2.5%। ठीक है, आज के दिन में जो उसको सबसे ज्यादा, मैं इसके पहले बार बार ये बताना चाह रहा हूं, चाइनीज इकोनॉमी इज ए फॉल्स इकोनॉमी। ये एब्सोल्युटली जो उसने अपने को बता रहा है ना, $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरह से जायंट अपने को, चाइनीज का जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, वो जो कि सी जिनपिंग खेलना चाहते हैं, कुछ हमारे यहाँ लॉबी है, वो भी शायद इस चीज को पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट की बात हुई, ट्रेड डिफिसिट हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है, प्रोवाइडेड हम डिटरमिन्ड हो उसको खेलने के लिए। तिब्बत बहुत बड़ा हथियार है। देखिए, आपने मालाबार एक्साइज की बात की, मालाबार एक्साइज में आपको पता होगा नाराजगी की जड़ वही है क्या? मालाबार ये तो हर एक साल होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। देखिए, हम इस जगह में स्पेशली ब्लू वाटर नेवी का जो ना तो चाइना को कोई तजर्बा है, उसने अभी वो एक्सपैंड कर रहा है। उसकी जो मिलिट्री है वो धीरे धीरे को 60% बूढ़े लोग हैं। वहाँ पॉलिटिकल कमिश्नर हैं, मैम तो एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगी। जब आप फिगर में मत जाइए, फिगर में जाएंगे तो आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर होता है, और इनटेंजिबल फैक्टर चाइना के मद्देनजर इतना ज्यादा है, जो वो अपने को दादागिरी, बहुत सटीक वर्ड यूज किया था जो तनेजा साहब ने, जो दादागिरी करे वो खोखली दादागिरी है। लेकिन कुछ फॉर्मूलों का भी यहाँ जिक्र करते हैं सर, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिस पर चीन काम कर रहा है, और उसको चीन के प्रोडक्ट की तरह ही समझिए कि फॉर्मूले कितना काम करेंगे, जैसे चाइना के प्रोडक्ट कितने चलते हैं। थर्ड कंट्री लॉजिक, जिसको लेकर चीन हमेशा काम करता रहा है,
जिस तरह का लॉजिक भूटान को लेकर वो दे रहा है कि भारत जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है, हम अगर पाकिस्तान में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? दिनेश वार्ष्णेय साहब, क्या इस तरह की लॉजिक्स अब हमारे इस देश से मिलेंगे जिससे हमारा व्यापार चलता है, सामरिक नीतियां चलती हैं, दोस्ताना संबंध रहे हैं? अब इस तरह के लॉजिक्स मिल रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर क्षेत्र को तो जो समस्याएं हैं उसको ऐसे लॉजिक से सुलझाएंगे, थर्ड कंट्री लॉजिक। देखिए, ये तो तय है कि अगर आपको, मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपको अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, कोई भी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी इस पे डिपेंड करती है कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है सर। और इसके इस फंडामेंटल की कोई काट नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन भी इन्वॉल्व करता है, जियोपॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट है, नेशन टू नेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और तो वो हमें करना चाहिए। और हमें निश्चित तौर पे नई से नई तकनीक R&D पे खर्च करके चाइना से आगे निकलना। नहीं दिनेश सर, क्या कोई भी देशवासी चाहे, हर देशवासी ऐसा चाहे। दिनेश जी, ये जो परिस्थितियां थोड़ी अलग है, मैं ये यहाँ पे नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं इस थर्ड नेशन जो लॉजिक है जो चाइना की तरफ से दिया जाता है, हम इस पर बात करें। मोहम्मद खान साहब, क्या आपको स्ट्रेटेजिकल ये मूव लगता है, ये स्ट्रेटेजी है कि आप यहां पर भूटान की मदद कर रहे हैं एज ए थर्ड कंट्री, तो हम अगर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं एज ए थर्ड कंट्री तो गलत क्या है? इसमें अक्साई चीन का आप सब कुछ जोड़ दीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान सब कुछ जोड़ते हुए OR उसमें भी चले जाइए, CPEC सब में जाकर देखिए, चीन इसको जस्टिफाई कर रहा है और इस लॉजिक के साथ। OBOR नहीं संतोष जी, एक बात समझना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ जो मुझे लगता है बहुत अहम है इस पूरे इशू को समझने के लिए, जिसके संदर्भ में हमें देखिए नॉर्थ कोरिया मोहम्मद खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर आऊंगा आपके पास, और मेरा यही सवाल तनेजा जी से भी है। बिल्कुल तनेजा जी, यही सवाल आपसे भी है। नहीं, देखिए, जहां तक भारत और भूटान के संबंध है, दूसरे किस्म के संबंध है। भूटान एक लंबे अरसे से, आज का थोड़ा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो चाइना पाकिस्तान में हरकत करता है, वो पाकिस्तान को उसने क्या बना दिया? पाकिस्तान तो चाइना की स्टेट बन गई है, उनकी एक्सटेंशन ऑफ चाइना हो गया वो एक तरीके से पूरा। और उसी तरीके से चाइना आज उसको पाकिस्तान को देखता है। उसका नतीजा क्या है? सिंध में कितना विरोध हो रहा है चीनियों का, बलूचिस्तान में चीनियों को मारा जा रहा है, उनकी जो एसेट्स हैं उन पे आग लगाई जा रही है, ग्राउंड पर उसकी रेजिस्टेंस हो रही है, फ्रंटियर में उसका विरोध हो रहा है। तो आप ये देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। और दूसरी बात, एक हमको अफ्रीका के अंदर चाइना ने जिस तरह से कोलोनाइजेशन किया, चाइना कोलोनाइजेशन कर रहा है, नए किस्म का कोलोनाइज, अफ्रीका में उसका देखिए कितना विरोध है। तो इसलिए देखिए, ये जो एक चीज हमको माननी पड़ेगी, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एक तो जो चीनी अर्थव्यवस्था है, ये मानना कि चीनी अर्थव्यवस्था भारत से बहुत ज्यादा बड़ी है, वो 10 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन पीपीपी पे अगर आप आते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था भारत से मात्र 2.5 गुना ज्यादा बड़ी है। दूसरी बात, उनका जो इंटरनल डेट है, कर्जा, वो इतना ज्यादा है कि उसी में अर्थव्यवस्था उनकी जो है उसके ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है 24 घंटे। दूसरे में एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था और जो भारत का पूरा कंस्ट्रक्ट है, वो चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा सॉलिड है। आने वाले 20 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 13 ट्रिलियन डॉलर होगी नॉमिनल बेसिस पे, और पीपीपी बेसिस पे 19 ट्रिलियन डॉलर की होगी। उसी हिसाब से हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा। चाइना ये सब जानता है, और इसीलिए चाइना को खौफ है, इसीलिए जो चाइना की तमाम हरकतें उसको, इसलिए हमको कतई विचलित नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, आर्म फोर्सेस को मजबूत करें, देश को आंतरिक रूप से मजबूत करें। हम चाइना के साथ एंगेजमेंट भी रखें, बिजनेस भी रखें, एससीओ में संबंध रखें, ब्रिक्स में संबंध रखें, लेकिन जहां जहां वो हमको थ्रेट करता है, उन इश्यूज पे जाकर के हम थ्रेट का मुकाबला करेंगे। ये लंबी लड़ाई रहने वाली है, और सीधी सी बात है, हम बड़ी ताकत बनना चाहते हैं और चाइना उसको रोकना चाहता है। नहीं रुकेंगे, लेकिन लॉजिक्स में तो है ना सर, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी पर पार्टी का दृढ़ निश्चय है सर। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको लेकर लॉजिक्स भी तो है ना, जो चाइना दे रहा है और वर्ल्ड लेवल पर दे रहा है। ये मोहम्मद खान साहब, आप फिर जुड़ गए हैं, कुछ कह रहे थे आप। संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, सुनिए, बॉर्डर जी आ रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी को सर खान साहब को सुन लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं मिसाइल्स के अंदर, वो आपने साउथ चाइना का जिक्र किया, एक सेकंड, साउथ चाइना का जिक्र किया। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि ओएनजीसी विदेश का जो इन्वेस्टमेंट है साउथ चाइना में, हम वहां से हट जाएं। हम नहीं हटे, हमने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, हमारी नेवी भी वहां जाती है, उन्होंने वहां पिलर्स भी खड़े किए, व्यापार करेंगे और हमने जाकर के एक्सरसाइज भी करेंगे।
उन्होंने वहाँ पिलर्स भी खड़े किए हैं और उस दौरान कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं वहां पर। मोहम्मद खान साहब करने दीजिए जी, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना मोहम्मद काम खान साहब। करेंगे। जी संतोष जी, मैं ये बोल रहा था संतोष जी, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है हाल ही में जिसके संदर्भ में ये सब देखना चाहिए। वो इवेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया ने अभी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में इजाफा लाया है। उन्होंने आईसीबीएम बनाए हैं जो अब बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, यानी पेलोड जिसे डिलीवर करना कहते हैं। सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री जिसका किसी देश से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसपे पूरी दुनिया ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं सिवाय रूस और चीन को छोड़ के, उसके पास ये तकनीकी कैपेबिलिटी कहाँ से आई? जवाब आपके सामने है। देखिए, चाइना को हम लोग अभी एनिमी तो घोषित नहीं कर सकते और खुदा ना करे कभी ये नौबत आए, मगर चाइना के जो नीयत है, चाइना का जो इरादा है, आपके बाकी पैनलिस्ट ने बहुत बेहतरीन शब्दों में समराइज किया है, वो है ग्लोबल डोमिनेंस। और ये लोग जो है लोकतंत्र के सिद्धांतों में मानते हैं नहीं, ये वन पार्टी डेमोक्रेसी है जो बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लोज डोर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में, अल्ट्रा ना नेशनलिस्ट ये प्योर कम्युनिज्म है, ना तो डेमोक्रेसी है, ना फ्री मार्केट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट। जी, जब आप एक ऐसे राइवल, जी जब अपने रीजन में आप एक ऐसे राइवल से डील कर रहे हैं तो आपको हर विषय को समझना पड़ेगा। आप कहते हैं, हमसे कोई बोल रही थी अभी पैनल पे कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स, बिल्कुल सही, मगर देखिए वहां पे चाइना कितना पेटी हो जाता है। अंग्रेजी का जो शब्द है, कितनी ओछी लॉबिंग पे उतर आता है चाइना कि हमारी एनएसजी बिड को थ्वार्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि चाइना को कुछ नुकसान नहीं होता उससे, मगर उसकी पेटीनेस देखिए, वो देख नहीं सकता कि इंडिया जो है इस रीजन में राइज करे। दूसरी बात देखिए संतोष जी, अमेरिका की खुशनसीबी ये है कि ऊपर कनाडा है एक वेलकमिंग देश और नीचे है मेक्सिको जिसके साथ उनके फ्री ट्रेड रिलेशंस है। हमारी चुनौती, हमारा चैलेंज ये है, हमारे एक तरफ तो पाकिस्तान है जिसकी पूरी आइडेंटिटी इस पे आधारित है कि भैया वो पार्टीशन के बाद बना है और वो इंडिया से, अब उसके नेता अपने आप को इंडिया के खिलाफ डिफाइन करते हैं, उनकी नफरत वाली राजनीति है। एक एनाटोल लेविन की किताब है पाकिस्तान फेल्ड कंट्री, बहुत ही बेहतरीन किताब है, मैं रेकमेंड करूंगा पढ़ें। तो और दूसरी तरफ है चाइना, जैसे तनेजा साहब ने कहा, और इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती, चाइना जिस प्रकार की सोच रखती है वो मिडिल कंट्री जो सिंड्रोम है उन्हें, ये उनके एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को आपके सामने दर्शाता है। हम कितनी भी शराफत से उनसे बात करने की कोशिश कर लें, हम कितने भी इंटरनेशनल फोरम्स में पारदर्शिता के साथ चाइना को रीच आउट करने की कोशिश कर लें, चाइना रेसिप्रोकेट नहीं करेगी। वो यहाँ आते थे, उनके नेता मिलते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे, वापस जाके वही करते थे जो उन्हें करना होता था। इसलिए मुझे लगता है इट इज टाइम फॉर अ रीविजिट ऑफ आवर चाइना स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं बता सकता क्या होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल बता सकता। ये जो सोच है डेवलप हुई है, रवनी जी और सिन्हा साहब भी इससे एग्री करेंगे। तनेजा साहब, मैं आपके पास आता हूं, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं। रवनी जी, मैं आपके तिब्बत को लेकर जो आई एग्री, तिब्बत को लेकर जो बातें हुई और तिब्बत को लेकर एक बार फिर से सोचने की जरूरत महसूस हो रही है। जब अपनी सीमा सुरक्षा की बात होती है तो बहुत सारी रणनीतिक जो जरूरतें हैं बदलने की, उसको हमको बदलना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह की सोच एक बार फिर रणनीतिक तौर पर, खासतौर पर सीमा को लेकर बदलनी चाहिए चाइना के साथ? बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इंडिया को हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसको सिर्फ एक इंडो चाइनीज बॉर्डर नहीं देखना चाहिए। दिस इज अ मैटर ऑफ रीजनल कंपटीशन एंड पावर, और यहाँ पे हिंदुस्तान को जितने हम अपने अलायंसेस मजबूत कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि साउथ एशिया जो कि पहले हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता था, आप याद करेंगे कि 1988 में राजीव गांधी जी ने मालदीव्स में भी आर्मी भेज दी थी, श्रीलंका में भी गई थी, और हमने बता दिया था दुनिया को कि दिस इज आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। शायद हमें फिर से अपनी आर्मी, अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को इतना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा दैट वी कैन एक्चुअली से वन मोर टाइम दिस इज आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड चाइना हैज नो राइट टू इंटरफेयर हियर। सिन्हा साहब, मैं मैम से एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। देखिए, जो मैम ने बहुत बड़ी बात की है, देखिए कोई भी पावर जब इमर्ज आउट करता है, और ये तो फेट अकम्पली है कि इंडिया ने आने वाले दशक के अंदर में एक बड़ा रीजनल पावर और ग्लोबल प्लेयर बनेगा। मैं ग्लोबल पावर की बात नहीं करता हूँ, ग्लोबल प्लेयर बनेगा, प्रोवाइडेड हमारे यहाँ ये इच्छा शक्ति है। देखिए, ये मैं बातें करता हूँ, इस रीजन में आपका स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ हार्मोस के बीच में इंडिया को एक शक्ति उभरनी पड़ेगी, और हमें चाहे ना चाहें
हमारी इन्वॉल्वमेंट मिलिटरली भी अभी तो हम नेवी के थ्रू कर रहे हैं, जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मगर करना पड़ेगा और हमें अपने को एग्जर्ट करना पड़ेगा। और एग्जर्ट में बहुत लोग इस राय से शायद सहमति ना रखें, मगर देखिए एक देश को यदि हमने अपना आने वाले भविष्य को सुधारना है, क्योंकि इकॉनमी उसी पे डिपेंड करती है, ये इकॉनमी एब्सोल्युटली डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत, जो तनेजा साहब कह रहे थे 13 ट्रिलियन डॉलर नहीं, जो यूएस की अब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमारी 21 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होने वाली है और वो एक दशक में होने वाला है। वो इतना ज़्यादा और उस समय नहीं है यदि हम बैठ करके क्रिबिंग करें, हमारा एक्शन का समय आया है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ज़मीन के ऊपर में, चाहे वो डोवाल साहब हैं, चाहे डोकलाम के ऊपर हमारा स्टैंड है, जिस तरह से हम भूटान को एब्सोल्युटली 2007 के एग्रीमेंट के अंदर में संरक्षण दे रहे हैं, जिस तरह से हम श्रीलंका में हरमन टोटा के अंदर एक्सपोज किया है हमने चाइना को, सितवे में म्यांमार अभी हमारे पास आ रहा है, वो एब्सोल्युटली मिलिट्री जनता उससे फड़प हो चुकी है, जिस तरह से बांग्लादेश। सो इस इलाके में मालदीव हमारे हाथ में होता था। मालदीव देखिए, हमें इन जगहों में पहुंचना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को छोटी बहसों से नहीं, जमीन पे कार्रवाई करके डिसीजंस के ऊपर में इसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात मुलायम सिंह यादव जी ने कही थी संसद में, और दिनेश जी आपने वो बयान जरूर सुना होगा, चाइना को लेकर उन्होंने जिस तरह से आगाह किया था इस देश को। और अच्छी बात है, एक ऐसा उदाहरण उन्होंने रखा अपने रक्षा मंत्री के दौर का, उन्होंने उन तमाम चीजों को एक एक करके समझाने की कोशिश की। कम समय उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें पटल पर रखी जिसको लेकर संसद और खासतौर पर रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बड़े ध्यान से सुन रहे थे। विपक्ष की भूमिका वहां सटीक तौर पर नजर आई थी। दिनेश जी देखिए, मुलायम सिंह जी का जो स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उससे सहमत हो, पर निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में अगर कोई भी देश भारतीय सीमाओं में एनक्रोच करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, और हम विरोध करते हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें अपनी सीमाओं की पूर्ण रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो बर्मा के साथ हो, किसी के भी साथ हो। ये हमारा मानना है। हर देश का नागरिक इसमें सरकार के साथ है, इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है हमारी किसी से। लेकिन हम लोगों का जो बॉर्डर इश्यू है वो कभी सॉर्ट आउट हो नहीं पाया, और ये सवाल मैं नरेंद्र तनेजा जी और मोहम्मद खान दोनों साहब से पूछ रहा हूं। और वो उसका एक हिस्टोरिकल रीजन है, उसका देखिए संतोष जी, उसका एक हिस्टोरिकल रीजन है कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैकमोहन लाइन है उसको तीनों ही एग्री नहीं करते हैं, और बहुत सारे चाइनीज क्षेत्र प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत के अंत तक बहुत सारी भारतीय सीमाओं की क्षेत्र चीनी डायनेस्टीज के अंदर है, और बहुत सारी चीनी डायनेस्टीज के क्षेत्र जो हैं भारतीय डायनेस्टीज के क्षेत्र में रहे, हर्ष कनिष्क के समय में और उसके बाद। गलत है, देखिए तिब्बत को चाइना से मत जोड़िए, देखिए तिब्बत कभी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, वो डिस्प्यूटेड एरिया के तरीके से सॉल्व करने की बजाय हमें टेबल से सॉल्व करना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज चाहिए अपने देश मैं सबके पास एक बार आना चाहता हूं। दिनेश जी, मोहम्मद खान, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। हम डोकलाम के ऊपर, हम डोकलाम पर, ये आखिरी सवाल है मेरा। जी संतोष जी। मोहम्मद खान साहब, मेरा सवाल ये है कि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, चाहे वो सिक्किम सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मामला हो, जहां पर इस वक्त दोनों देशों की सेना तैनात है और एक दूसरे को पीछे हटने की बात अब सामने आ रही है, आपको लगता है कि डोवाल साहब की विजिट से कुछ जो बर्फ है वो पिघलेगी? मुझे लगता है, देखिए, इन चीज़ों पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है डोवाल साहब वहाँ पे जा रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। हम उन्हें अपना पूरा सपोर्ट और समर्थन एक्सटेंड करते हैं। हम साथ खड़े हैं, हम सब साथ खड़े हैं। एक बात मैं संतोष जी ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स में ओनली थिंग कॉमन जो है वो है चाइना। अभी हाल ही में क्या हुआ था, पनामा कनाल है, उस पे सरकार पे सरकार पे दबाव डाल के ताइवान की सरकार को उसका इस्तेमाल, ये सब जान रहे हैं। तनेजा जी बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, क्योंकि ताइवान को वो पहचानना नहीं चाह रहे थे। नरेंद्र तनेजा जी बहुत संक्षेप में। देखिए, मेरा सिर्फ 2 पॉइंट है, मैं आपको कहूंगा। देखिए, चाइना जियो पॉलिटिक्स के धरातल पे और जियो इकोनॉमिक्स के धरातल पे
वो शतरंज खेलता है। हमको चाइना को शतरंज हम उससे अच्छी खेलनी होगी और उसको हराना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी चाणक्य को अपना गुरु मानती है और हम चाइना को उस शतरंज में, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में उसको शिकस्त देंगे, हराएंगे। दूसरी बात, हमारी जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हमने उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में उससे जो ताकत हमारे को हासिल होगी, चाइना का बिहेवियर उससे ही काफी बदलेगा। इंतजार करिए। पूरी ताकत अभी हमें इस पर है कि हम हिंदुस्तान को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली और मजबूत कैसे करें, और आप देखेंगे चाइना उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए, और इस रणनीति का इंतजार भी रहेगा। अब भारत के मूव को लेकर चाइना की जो स्थिति है वो कभी कभी बौखलाकर, कभी कभी चिढ़कर सामने आ रही है, लेकिन दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि भारत की जो नीति है इस बार सशक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा साहब, आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, रवनी ठाकुर जी और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, दिनेश वासने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही।